नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद, लेखक निपुण जी। और बात पाकिस्तान को लेकर, जहां एक के बाद एक होते आत्मघाती हमलों में पाकिस्तान पूरा हिला हुआ है। पाकिस्तानी सेना जो है वो बौखलाई हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। कल जिस तरीके से बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पर, मिलिट्री कॉन्वॉय पर हमला किया, दावा किया कि हमने बसों को उड़ाकर 90 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि 90 सैनिकों का दावा बीएलए ने किया, लेकिन इतने सैनिकों के मारे जाने का जो बात है वो पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं मानी। लेकिन फिर भी यह फिदायीन हमला एक बहुत बड़ा हमला इसे माना जाने लगा। और शाम होते होते एक और हमला, ग्वादर पोर्ट पर गोलीबारी होती है। हालांकि इसमें किसी के मारे जाने की खबर तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी फिर एक ही दिन में 2 हमले होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसमें बीएलए का हाथ भी अब तक नहीं माना जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है किसने गोलाबारी की है, क्यों की है। निपुण जी मेरे साथ है। निपुण जी से समझेंगे कि आखिर ये ग्वादर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है और क्यों यहां पर अब एक के बाद एक जो हमले हैं वो पाकिस्तान में होते हुए नजर आ रहे हैं। निपुण जी, एक दिन में 2 हमले, 6 दिन में 2 बड़े हमले। हाँ, भी आप कहिएगा 6 दिन में 2 बड़े हमले, एक ट्रेन हाईजैकिंग और फिर ये आपका बस पे जिस पर हमला किया गया, और उसी शाम और को ये गोलीबारी। लगातार वो शाम को गोलीबारी। हाँ, और अब लगातार सुन भी रहे हैं, जैसे आज एक मुफ्ती साहब भी जो है वो उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। तो लगातार कल ये भी खबर आ रही थी हाफिज सईद को भी लगा दिया गया है। हाँ, ठीक है ना, तो ये ठिकाने सब चीजें लगाया गया। लगातार चल रही। हाँ, लगातार चल रहा सुनने में। पहले ग्वादर पोर्ट के बारे में जैसे आपने कहा, देखिए ग्वादर पोर्ट बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं, ये चीन के लिए, अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए भी, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान पूरा का पूरा एक तरीके से एशिया के चौराहे पर अवस्थित है। पाकिस्तान में अगर हम बैठते हैं तो पाकिस्तान से वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और फिर आपका अरब सी में आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। और उसमें आपका ग्वादर और कराची, ये 2 पोर्ट। कराची का तो पूरा का पूरा एज मिलता है किसको, आपका केवल पाकिस्तान को। लेकिन ग्वादर वो पोर्ट है जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए भी ट्रांजिट करने के लिए किया जाता है। भारत ने भी कई बार चाहा कि ग्वादर पोर्ट का उसको क्या मिल जाए, यूज करने का अधिकार मिल जाए, तो वो क्या होगा, इजीली आपका अफगानिस्तान में अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में जाने के 2 ही तरीके हैं, या तो चाबार के थ्रू जाए या गवादर के थ्रू जाए। गवादर का इंपॉर्टेंस इतना था कि 1950 से पहले निपुण जी, आप गवादर बता रहे को हैं, एक बार हम दर्शकों को दिखा भी दें कि वो ये ग्वादर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो कैसा दिखता है और आखिर कहां वो लोकेटेड है। जी, ये ग्वादर पोर्ट की बात हो रही है पाकिस्तान में, जिसको ये कहा जाता है कि भैया भारत में नेहरू के समय में शायद गलती हो गई, इसको ले लेना चाहिए था। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस थी ताकि हमें चाबार पोर्ट जो है वो लीज पर ना लेना पड़ता। निपुण जी, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात मैं आपको बताने वाला था कि ओमान के पास ये था और ओमान ने भारत को ऑफर दिया था कि भाई आप इसको ले लीजिए, लेकिन भारत ने लेने को मना कर दिया। हमारा कहना ये था कि हमारे से फिजिकली कनेक्ट नहीं है, आए दिन क्या होंगे यहाँ पर मामले उत्पन्न होंगे, हम झगड़े उत्पन्न होंगे, तो बेटर है आप कुछ और देख लीजिए। तब 1958 में पाकिस्तान ने क्या किया, गवादर को ओमान से लिया और इसको बलूचिस्तान का हिस्सा बना दिया। पहले बलूचिस्तान नाम का कोई भी आपका प्रांत वहां पर नहीं था। ये 4 रियासतें थी, कलात, मकरान, कालोद और लास बेला। इन चारों को मिलाया और साथ में इसमें गवादर को मिलाया और मिलाकर इन्होंने क्या किया, बलूचिस्तान बना दिया। हम्म। अब जो ग्वादर है, ग्वादर आपका चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट और ग्वादर आपका अफगानिस्तान के लिए भी, ईरान के लिए भी, भारत के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जी। ग्वादर में देखिए, अभी जो चीन ने सीपैक की जिसकी हम बात करते हैं, तो अपने काशगर से लेकर, काशगर यहाँ पे कहा आपका सिंगजियांग जो उसका प्रोविंस स्टेट है, तो सिंगजियांग से लेकर गवादर तक 3214 किलोमीटर लंबा आपका सीपैक तैयार करने की जो घोषणा थी वो 2013 में की थी, जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा थी, बीआरआई का, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था सीपैक। चीन की भी योजना ये थी कि अगर मैं ग्वादर से काशगर को जोड़ दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा चीन को भी,
चीन का अगर आप देखते हैं तो चीन का जो ईस्टर्न बेल्ट है वो तो आपको ओशन से टच करता है, हम्म। लेकिन जो चीन का वेस्ट साइड है वो किसी ओशन से आपका टच नहीं करता है। तो अगर चीन को इंटरनेशनल ट्रेड करना है अपनी वेस्टर्न बेल्ट से तो कैसे करेगा? वो पूरा चीन को क्रॉस करते हुए ईस्ट में आएगा, साउथ चाइना सी से करेगा, एक लंबा डिस्टेंस होगा। तो चीन ने सोचा कि ना मैं ग्वादर से कनेक्ट कर देता हूँ, तो अरब सी से आने वाला जो इंटरनेशनल मेरे को ट्रेड है वो मैं इजीली वेस्ट तक लेके चल जाऊंगा और वेस्ट का सिंगजियांग का मैं क्या कर दूंगा, डेवलपमेंट कर दूंगा। एक तो ये। दूसरा क्या था कि चीन का जो सप्लाई लाइन है, तेल की सप्लाई लाइन, वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। आज चीन को क्या करना पड़ता है कि जो गल्फ कंट्री से तेल खरीदता है चीन, उसको बाई ओशन 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करके इंडिया के साउथ से होते हुए मलक्का स्टेट से होते हुए तब जाके वो कहां पर जाता है आपका, वो जाता है आपका चीन के अंदर, जी। 30,000 किलोमीटर की दूरी। लेकिन जैसे सीपैक बन जाता है तो सीपैक बनते ही 3,214 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। मीन डेट तकरीबन 27,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होता है। एक बात हुई। दूसरा, चीन को हमेशा डर ये लगता है कि कल को भारत और चीन के बीच में टेंशन होती है तो भारत कभी भी चीन की सप्लाई लाइन को क्या कर सकता है, कट कर सकता है थ्रू मलक्का स्टेट। हमारा जो नेवी का साउथ कमांड है वो अंडमान निकोबार में है और अंडमान निकोबार के साउथ में आपको क्या मिलेगा, आपको मलक्का स्टेट मिलेगा। तो चीन के लिए इंपोर्टेंस हुआ। पाकिस्तान को क्या चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए था पैसा। अब सी पैक के माध्यम से क्या हुआ कि इतना हैवी इन्वेस्टमेंट आपका पाकिस्तान के अंदर आया, पाकिस्तान तो उसी को लेकर क्या है कि भाई मुझे इतना अच्छा खासा क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, हमारे यहाँ पे हाईवे बन जाएंगे। उससे मुझे याद है 2013 में जब ये लॉन्च हुआ था तो उसमें चीन ने ये कहा पाकिस्तान को कि जैसे भारत में बना है ना, क्या यमुना एक्सप्रेसवे बना है वैसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे जिसपे तुम अपने प्लेन भी उतार सकते हो, कभी इमरजेंसी आए तो फाइट के लिए मतलब युद्ध के समय भी यूज कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे कमिटमेंट सपने दिखाए गए थे। पाकिस्तान उन सपनों में घिरा और घिरकर उसने सी पैक को क्या किया, एग्री कर दिया। इससे हुआ क्या, हुआ ये, एक तो सी पैक बनते ही पाकिस्तान जो है चीन की कॉलोनी बन गया, पहली बात। और उसको वो सब एग्रेशन देखने को मिल रहा है जो अग्रेशन उसने सपने में भी नहीं सोचा था, और वो है आपका बलूचिस्तान के अंदर। बलूची का कहना यह है कि पहले तो हम केवल पाकिस्तानियों से परेशान थे, ये पंजाबी सिंधी यहाँ पे आया करते थे, हमारा जो पूरा पूरा रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर किया करते थे, यहाँ पर आके बस्तियां बनाते थे। अब ये चीनी भी आना शुरू कर दिए हैं, वहां जगह जगह चीनी टुकड़ियां दिखने लगी हैं, वहां चीन जगह जगह चीन के इंजीनियर दिखने लगे हैं, चीनी बस्तियां दिखने लगी हैं। तो वो जी। कहे कि ये क्या चल रहा है क्या पर, तो उसको कहीं बलूची उसी बात को देखकर ग्वादर को बराबर क्या करते हैं, टारगेट कर रहे हैं। और ग्वादर से एक नुकसान और भी है आपको बताऊं बलूचियों को, वो है मछुआरों का मुद्दा। हम्म। देखिए आप अगर बलूचिस्तान को देखेंगे चेतन जी, तो आप देख, मैं छोटा सा आपको ज्योग्राफी का फैक्टर बता रहा हूँ। वहां का आपका जो बलूचिस्तान का पूरा वेदर है, जो पूरा वहां का है, वो आपका एग्रीकल्चर नहीं है, वहां पे डिजर्ट जैसा है, ये डिजर्ट जैसा है। आप डिजर्ट में थोड़ा बहुत होता है आपका एग्रीकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर थोड़ा बहुत आपका एग्रीकल्चर नहीं, तो मोस्टली जो बलूची है बड़ी मात्रा में जो ग्वालियर के आसपास रहने वाले हैं, वो मछली पकड़ने पर, यानी जो आपका फिश कीपिंग होता है, मछुआरे हैं मोस्टली वो। अब जैसे अपने ग्वादर को इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चीन तैयार कर रहा है, तो उनका फिश कीपिंग एरिया जो है, यानी कि फिश कैचिंग एरिया जो है, वो उनसे काफी दूर हो गया है। और बलूची से पैसे वाले हैं नहीं कि वो बड़े बड़े बोट लेकर डीप ओशन में चले जाए, बिल्कुल। तो आजीविका का संकट क्रिएट हो गया। तो ऐसे में आप सोचिए वो ग्वादर को टारगेट क्यों नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता बचने का मौका है नहीं, और दूसरी बात, जो उसकी मदद करने का दावा हमेशा से चीन करता रहा है, या फिर पाकिस्तान ये चाहता है कि चीन उसकी बार बार हर हालत में मदद करता रहे, चाहे वो पैसे की स्थिति से हो या फिर आप सेना कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो डिमांड करे। हालांकि चाइना सीपेक कॉरिडोर के लिए तो अपनी सैनिकों को भेजने के लिए मान गया था कि भैया पाकिस्तान तुमसे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब देखना होगा कि बलूचिस्तान में बैठे जो रह रहे बलूच जो हैं, जो अपनी लड़ाई, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने लिए न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितनी कामयाब हो पाती है। क्या पाकिस्तान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो अब कम हो भी पाएगा, या फिर पाकिस्तान उस गर्त में डूबता हुआ चला जाएगा? फिलहाल जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बद से बदतर हैं और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है।
एक बात इसमें सच ये भी है कि बलूचिस्तान में रह रहे जो बलूच हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान की सेना लगातार कई सालों से शोषण करती आई है, अब उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी पहुंच रही है। तभी मेहरंग बलूच जैसे जो जिनके एक चुटकी बजाने से लाखों हजारों जो बलूच हैं वो उनके पीछे चल देते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अगर और उनका नाम होता है और ऐसे और भी लोग निकलकर सामने आते हैं तो बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको वो काफी हद तक बलूचिस्तान में यहां पर पहचान जो है वो इनकी बना पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। निपुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी नजर पर इस पर बनी हुई है। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ आप इस पर सोचते हो, जो भी कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।